जीवन, मनुष्य जीवन तो आपको एक बार मिलेगा, और मनुष्य जीवन एक बार मिलेगा, उसका प्रयोग कैसे करना है ये हमारे को मालूम होना चाहिए। उन शहादतों की बदौलत हमें उत्तराखंड राज्य मिला है। उत्तराखंड राज्य किसी की वो नहीं है हमारे लिए कि किसी ने हमें दान स्वरूप दे दिया। ये बहुत बड़े संघर्ष का परिणाम है। मैं मनोज ध्यानी, वस्तुतः मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूँ। पौड़ी गढ़वाल लैंडस्टोन के नजदीक, जहाँ गढ़वाल राइफल्स का सेंटर है, उसी के नजदीक मेरा गांव है, ग्राम मेगारा, पौड़ी गढ़वाल। मेरे पिता भारतीय सेना में ऑनररी कप्तान के पद पे रहे। माँ गृहिणी है, 6 भाई बहन हैं। सबसे बड़ी दीदी और ज्येष्ठ पुत्र मैं ही हूँ। और मेरी शिक्षा दीक्षा, स्कूली शिक्षा दीक्षा केंद्रीय विद्यालय से हुई है, और कॉलेज जो है वो मैंने स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से प्राप्त की है। उसके बाद मैंने बीएड किया डीएवी महाविद्यालय उत्तराखंड देहरादून से। मेरा जन्म जो हुआ है वो गौशाला में हुआ है, ग्राम मेगारा में हुआ। और मैंने वो देखा है दौर जब मेरे पिता, जब मुझे बहुत बचपन में, बहुत छोटा था और खून के दस्त लग जाते थे, तो पिताजी मुझे अपने कांधे पे उठा के और लैंसडाउन सैनिक अस्पताल में ले जाते थे, इलाज कराने के लिए ले जाते थे। कभी टायर में पांव फंस जाता था तो इलाज कराने, मोटरसाइकिल चलाते हुए, तो जब शहर में उनके साथ आए, मैंने वो खेत खलियान देखे हैं कि जब कुंगड़ों में हम टाटी और अपने चटाई लेकर खुद जाते थे और खुद लकड़ी से करते थे, और शिक्षा दीक्षा का वो दौर मैंने देखा है उत्तराखंड का। तो 6 भाई बहन थे, बहुत कठिन परिस्थितियां थी। पिताजी के समक्ष हम उनको बहुत उनसे उम्मीदें थी, और ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते एक मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं पिता का हाथ बढ़ाऊं। 10वीं कक्षा तक तो हम लोग कुछ कर नहीं पाते, लेकिन 11वीं कक्षा से एक चेतनशीलता जागी, लगा कि एनडीए एग्जामिनेशंस में पास आउट करूं, नहीं तो फ्यूचर में सीडीएस आईएमए के एग्जामिनेशंस करूं, और सैन्य अधिकारी बनना मेरा एक चाहत भी थी, हालांकि वो पूरी नहीं हुई अलग बात है। तो उस कोशिश में तैयारी करना शुरू कर दिया, बच्चों के साथ अध्ययन अध्यापन करना शुरू कर दिया, अपने खर्चे निकालने शुरू कर दिए। तो कुल मिला के ये था कि पिता का थोड़ा सा बर्डन कम किया जाए, और उसी चरण में शिक्षा दीक्षा और तमाम चीजों में एक स्वतंत्र व्यक्तित्व का निखार मेरे को लगा कि मेरे भीतर आना शुरू हुआ। 1991 में जब मैंने हिंदुजा ग्रुप किया और इलाहाबाद मेरी पोस्टिंग हुई, तो इलाहाबाद के बाद छोटे से ही काल में ही कंपनी को लगा कि मेरे अंदर वो क्षमता है, तो उन्होंने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। मिर्जापुर, बनारस, गाजीपुर, बहुत विशाल क्षेत्र जो है मुझे कवर करने के लिए दिया। तो मैं एक प्रत्येक युवा की तरह एक अच्छे करियर को बनाने के लिए, एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए पूरी संघर्ष वहीं पे था। 1994 में 13 फरवरी 1994 में मैं देहरादून आया। देहरादून में आके मैंने यहाँ कार्यभार संभाल लिया कंपनी का, और बहुत बड़ी रिपोर्टिंग्स करके कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है, उस समय उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड क्षेत्र में लगे, तो उस पर काम करना शुरू किया। 13-14 जुलाई का जो दौर था, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा में आरक्षण की घोषणा की, तो हमें लगा हम जातिगत आरक्षण नहीं मांगते नौकरी में, लेकिन शिक्षा में आरक्षण से शायद हमारे कुठाराघात होगा। हमारे यहाँ जो हमारे लड़के इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, हायर एजुकेशन से लेते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, वहां पर हमारी सीटें कम होंगी। तो बैकवर्ड क्लासेस उत्तराखंड के अंदर है नहीं, SC STs तो हैं,
लेकिन बैकवर्ड क्लासेस बहुत ज्यादा उत्तराखंड के जनपदों में नहीं है। तो हमें लगा कि ये इससे पहाड़ों के हित को नुकसान होने वाला है, तो पहाड़ों में कम से कम इसे रोका जाए। तो लेकिन उसके बाद एक के बाद एक घटनाक्रम हुए। खटीमा में गोलियां चली, 7 हमारे आंदोलनकारी शहीद हो गए। मसूरी गोलीकांड हो गया, बाटा घाट हो गया टिहरी में, वहां पे बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ। और उसके बाद लगातार प्रत्येक दिन लाठीचार्ज, महिलाओं की गिरफ्तारी, मानवाधिकार उत्पीड़न के कृत्य होने लग गए। 1 अक्टूबर को नारसन में फिर गोलीकांड हुआ, 2 अक्टूबर को रामपुर तिराहे पे हुआ। और रामपुर तिराहे का तो बहुत ही विभत्स कांड हुआ जब महिला आंदोलनकारी जो थे उन पे बलात्कार जैसी घटनाएं हुई। तो 10 महिलाएं उसका शिकार हुई, अनगिनत महिलाएं मोलेस्टेशन का शिकार हुई। हमारे दर्जनों युवा शहीद हो गए, कई सैकड़ों घायल हो गए। और वो दृश्य मैंने अपने समक्ष देखा है जब महिलाओं पे अटैक हो रहा था, युवाओं पे अटैक हो रहा था। तो हमने एक कॉमन सिटीजन की तरीके से उसे रेजिस्ट करने की कोशिश की। तो लेकिन उस रेजिस्टेंस के समय जो मुझे गोलियां लगी, तो उसके बाद मुजफ्फरनगर ले जाया गया। मेरे जहन में वो चीजें बार बार घूमती रही कि ये मतलब बहुत बड़ा अन्याय हमारे साथ हो रहा है, हमारे युवाओं के साथ हो रहा है, हमारे उत्तराखंडियों के साथ हो रहा है। हम वो कौम है जो देशभक्त कौम है, हमारे लोग देश के लिए जान दे रहे हैं सरहदों में। और सरकार हमें क्या कर रही है, हमारे हक हकूक भी छीनना चाहती है, हमें रोजगार से भी वंचित करना चाहती है, शिक्षा में हमें कमजोर रखना चाहती है, हमारे लिए मतलब कठिन परिस्थिति है। तो आज दो अभी दो उत्तराखंड राज दो, वो जो नारा था उसको रोम रोम में मेरे भर गया। और फिर ये हुआ कि अब रुकना नहीं है, अब उत्तराखंड के लिए अपने को समर्पित कर देना है। क्योंकि जीवन, मनुष्य जीवन तो आपको एक बार मिलेगा, और मनुष्य जीवन एक बार मिलेगा, उसका प्रयोग कैसे करना है ये हमारे को मालूम होना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद ईश्वर ने मुझे इसलिए बनाया था कि मैं, क्योंकि रामपुर तिराहे पे मुझे गोली कहीं भी लग सकती थी, गोलियां लगातार दनादन गोलियां चल रही थी, आसपास से निकल रही थी, तो मृत्यु हो सकती थी। जिस तरीके से चमत्कारिक तरीके से डॉक्टर्स ने मेरे पे ऑपरेट किया और फिर मुझे वापस पुनः खड़ा किया, अंग भंग होने के बहुत बड़े चांसेस थे, वो नहीं हुआ। बहुत चमत्कार देखे मैंने। तो मुझे लगा कि जो हमारे केदारनाथ जी हैं, बद्रीनाथ जी हैं, मुझे बुला रहे हैं और वो कह रहे हैं, आदेश कर रहे हैं कि आपको लड़ना है उत्तराखंड के लिए। और इसीलिए मैंने उस लड़ाई को बाकी युवा साथी हमारे कदम ताल करते रहे, कोई दलों में चले गए, कोई 97 में गया, कोई 98 में गया, लेकिन मैं अंतिम दौर तक लड़ता रहा। और मुझे खुशी है कि मैंने अंतिम प्रेरणों को जो मुकदमे हैं वो मुझ पे लगे, सौभाग्यशाली रहा। रामपुर तिराहा हो, चाहे प्रेमनगर हो, चाहे सहारनपुर चौक हो, प्रिंस चौक हो, कई बार मतलब हमले हुए और जानलेवा हमले हुए, उनसे बचकर निकल के आया। शीरेन टापू में बहुत बड़ा विभत्स उत्पीड़न हुआ, वहां से बच के निकल के आया। तो कुल मिला के मुझे सारा चमत्कार लगता रहा। लाठियां शरीर में कितनी पड़ी ये उसका दर्द आज तक महसूस नहीं हुआ। हाँ, हमारे जो अवधारणा के सवाल पे जब कुठाराघात होता है, कोई हमारे पहाड़ की जमीनों की तरफ देखने लग जाता है, बाहर का माफियावादी सक्रिय हो जाता है, हमारी राजनीति खोखली नजर आने लगती है, उसका दर्द जरूर आता है। बाकी लाठी डंडे गोली तो आंदोलनों का पार्ट है। तो इन चीजों से ये रहा कि एक परिवर्तन देखा कि जो कहाँ एग्जीक्यूटिव की नौकरी करने वाले और बिल्कुल स्टूडियस व्यक्ति और बिल्कुल एकदम चेंज ओवर होके हुआ है। मैं कल्पना करता हूँ, मैं खुद सोचता हूँ कि ये अभूतपूर्व चमत्कार था। मैं आप लोगों को पता नहीं आप में से कितने लोग पहाड़ों की ओर जाते हैं। पहाड़ों की संस्कृति एक बहुत ही उन्नतशील संस्कृति है। वहाँ लोग घरों में ताला तक नहीं लगाते हैं, इतना आपसी विश्वास है। लेकिन जो बाहर की संस्कृति आ रही है और जिस तरीके से पहाड़ को अपराध में झोंका जा रहा है, आज पहाड़ों को बचाने के लिए बड़ी लड़ाई
रहना पड़ेगा? राजनीति के मैंने 9 नवंबर 2000 को मैंने उत्तराखंड क्रांति दल ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने का मैं कभी राजनीति के प्रति मेरी टिल्ट नहीं है, नहीं तो मैं आराम से भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जैसी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के तो कुछ नेताओं ने मुझे 1998 में भी लैंसडाउन सीट की ऑफर कर दी थी। मेरे यहाँ निवास पे गोली लगने के बाद साध्वी उमा भारती जी हूँ, कालराज मिश्र हूँ, लालजी टंडन जी हूँ, मुरली मनोहर जोशी जी, हरवंश कपूर जी, गणेश जोशी, तो तमाम नेताओं की दौड़ लगी रही। मुझे अगर राजनीति में जाना होता तो बहुत आसानी से मैं किसी भी एक फ्लग को चुन सकता था, लेकिन 9 नवंबर को एक उत्तराखंड के साथ एक चोट और आदरणीय स्वर्गीय नित्यानंद स्वामी जी को मुख्यमंत्री उत्तराखंड का घोषित किया गया। ये बात हमें पची नहीं, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड के राज्य के जो मूल नागरिक हैं उनको कहीं सत्तासीन किया जाना चाहिए था। उस समय हमारे पास केसी पंत जी थे जो भारतीय जनता पार्टी के होते थे, अंतरिम सरकार भारतीय जनता पार्टी की, केसी पंत जी थे और योजना आयोग के चेयरमैन रहे, अपार अनुभव रहा। हमें था कि आप उनको ला सकते थे, आप भुवनचंद खंडूरी जी को ला सकते थे, आप किसी भी पर्वतीय मूल के व्यक्ति को सत्ता सौंप सकते थे और उनके पास टैलेंट की कमी नहीं थी। लेकिन उन्होंने नित्यानंद स्वामी जी को सौंपा। नित्यानंद स्वामी जी बड़े आदरणीय रहे, मैं उनका चरण वंदन और उनका अपार हृदय से प्रेम करता हूं। लेकिन राजनीतिक तौर पे इसका संदेश ये था कि पहाड़ और मैदान की राजनीति को खेलना, क्योंकि उससे पहले सरकार 2 निर्णय जिलाधिकारियों के माध्यम से ले चुकी थी कि अंतरिम राजधानी देहरादून से संचालित होगी, कोर्ट नैनीताल से संचालित होगा और यूपीएससी हरिद्वार से चलेगी। तो ये जो राजनीतिक जो कदम उठाने शुरू किए थे कि इधर भी कुछ और इधर भी कुछ और इधर कुछ, और एक सिस्टमेटिक पैटर्न जो है वो डेवलप होता हुआ नहीं दिख रहा था और उस पर ये राजनीति का संकेत जा रहा था। तो इस पे हमें लगा कि उत्तराखंड में एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल को आना चाहिए और मजबूत तरीके से आना चाहिए, और इसलिए तुरंत निर्णय लिया कि हमारे को तो 15 नवंबर 2000 को आदरणीय दिवाकर भट्ट जी के साथ मैंने यूपीडी ज्वाइन की और उनसे मैंने अनुरोध किया कि आप मुझे उत्तराखंड स्टूडेंट फेडरेशन का दायित्व दें। तो उस समय जगदीश बुधानी जी हमारे अध्यक्ष थे, तो उन्होंने मुझे महामंत्री का दायित्व दिया। वस्तुतः मैंने खुद ही किया, वो चाहते थे कि मैं संयोजक बनना, हमें पहले ऑर्गेनाइज नहीं करने चाहिए, सिस्टमेटिक एक वो करना चाहिए। और फिर उसके लिए हमने चलो गैरसैंण छात्रीय संकल्प यात्राएं चलाई, अनेकों छात्र संघों के कहीं अध्यक्ष, कहीं महासचिव, कहीं विपक्ष में बहुत सारी सीटें लेकर डीएम महाविद्यालय तक हमने पेनिट्रेट किया। विकास नगर में 2-2 साल हमारे छात्र संघ अध्यक्ष रहे। तो टेरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, श्रीनगर, अगस्त मुनि, श्रीनगर, मतलब कुमाऊं मंडल के तमाम छात्र संगठन, मतलब हमने पेनिट्रेट किया और उत्तराखंड स्टूडेंट फेडरेशन एक बहुत बड़ी रेकनिंग फोर्स बन के आए। तो वो एक दौर था जिसको था, और लगभग मैं 2007 तक यूकेडी में रहा। तो लेकिन दुर्भाग्यवश उत्तराखंड क्रांति दल के नेतृत्व का मुझे समझ नहीं आता कि वो क्यों सत्ता नहीं पाना चाहती, क्यों वो भाजपा या कांग्रेस के गोदी में बैठना हमारे नेता ज्यादा सहूलियत समझते हैं, क्यों सिर्फ 4 सीटों तक सीमित होना चाहते हैं। ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई और अंततः फिर मुझे प्रणाम कहना पड़ा। फिर कोशिश की है मैंने, उसके बाद भी राजनीति की कोशिश की। राष्ट्रवादी कांग्रेस कांग्रेस पार्टी का ने एक प्रस्ताव पारित किया था 2003 में, और 2003 में उन्होंने अधिवेशन का एक प्रस्ताव पारित किया था यहीं रेंजर्स कॉलेज देहरादून में, और उसमें कहा था कि राजधानी जो है आईडीपीएल ऋषिकेश होनी चाहिए। हम राज्य आंदोलन लड़ रहे थे, उत्तराखंड राज्य और राजधानी गैरसैंण।
तो मेरे लिए बहुत जरूरी था कि इस तरीके की राजनीति जो विभाजित कर रही है राजधानी के सवाल पे उसको करेक्ट किया जाए। तो मैंने स्ट्रेटेजिकली एक चाणक्य दृष्टि से कि यूकेडी कुछ कर नहीं रही है, वहां चलते हैं। और मैंने पीएस शर्मा जी से बात की, शरद पवार जी से बात की, गोविंद राव आदि सांसद में राज्यसभा प्रभारी हुआ करते हो, तो उनसे बात की, तो भोला भाई पटेल से बात की और उनसे कहा उत्तराखंड राज्य की आंदोलनकारियों की इच्छा है कि राजधानी गैरसैंण है। और आप कह रहे हैं कि आईडीपीएल ऋषिकेश, तो उन्होंने कहा ये तो हमारे को पुरानी जो हमारी कमेटी थी उसने जैसा रिकमेंड किया, प्रस्ताव लाया, वो पारित हो गया। उन्होंने कहा इसको करेक्ट करना चाहिए। और उन्होंने कहा करेक्ट करना अधिवेशन तो होगा नहीं। हाँ, तो आप ये कर सकते हैं कि इस पे मूवमेंट कल्टिवेट करें और चुनाव में इसको मैनिफेस्टो में लेके जाएं, तो फिर वो ऑटोमेटिकली रेक्टिफाइड हो जाता है। तो मैंने उस दृष्टि से काम किया और हमने जो आसीन चुनाव थे उसमें उस मुद्दे को मैनिफेस्टो में ले जाके चुनाव आयोग के समक्ष रखा, जनता के समक्ष रखा और उसके बाद मैंने नीतिश्री कर दी। जब मैं उत्तराखंड स्टूडेंट फेडरेशन का केंद्रीय महामंत्री था तो उस समय एक डेवलपमेंट थी कि उत्तराखंड तो बन गया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन उत्तरांचल अकाउंटेंट जनरल जो कार्यालय था वो इलाहाबाद से ही संचालित हो रहा था। और ये सवाल अकाउंटेबिलिटी का था कि सरकार अकाउंटेबल जो ऑडिट्स हैं अकाउंटेबल कैसे किया जाता है, वो बॉडी अगर इलाहाबाद से संचालित होगी कैसे काम चलेगा। तो मैं सरदार सुरजीत सिंह बरनाले जी से मिला, उन्होंने मुझे सैनिक सर्वोदय सम्मान की उपाधि भी दी हुई थी। मैंने उनसे अनुरोध किया कि ये देखिए इलाहाबाद से उत्तरांचल अकाउंटेंट जनरल ऑफिस संचालित हो रहा है और हमारी सरकार उनको न जमीन दे रही है न कुछ भी, ये तो इसका मतलब यहाँ फंड्स का घालमेल बहुत बड़ा घोटाला होगा, सृजित होगा। सरदार सुरजीत सिंह बरनाला जी बहुत अच्छे गवर्नर थे और जनपक्ष के व्यक्ति थे। उन्होंने तुरंत फोन लगाया, उस समय रमेश पोखरियाल निशंक जी वित्त मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने उनको लगाया और उनसे बात की कि आप क्यों नहीं दे रहे। उन्होंने कहा नहीं हम दे रहे हैं, ओएनजीसी के बैक साइड पे कहीं वो है जमीन वहां मुहैया करा रहे हैं। इन द मीन टाइम हम उनको टेम्परेरी ऑफिस के लिए वो करने को तैयार हैं। तो फिर तब आनंद फार्म में उत्तरांचल अकाउंटेंट जनरल ऑफिस यहाँ स्थानांतरित हुआ। उस समय मेरे दिमाग में ये बात क्लिक की कि जिस तरीके से राजस्थान में राइट टू इंफॉर्मेशन या विदेशों में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट है, ये बहुत आवश्यक है पारदर्शिता और सुशासन की दृष्टि से। और हम अकेले सरकारी विभागों पे उत्तरांचल अकाउंटेंट जनरल जो ये ऑडिट्स वगैरह करते हैं, अकेले संप्रेषण वाले इन विभागों के ऊपर आश्रित नहीं रह सकते। इसका अधिकार नागरिकों को पास होना चाहिए कि हो क्या रहा है। और तब हमने आरटीआई मूवमेंट्स की ओर छात्रों को ले जाना शुरू किया, प्रस्ताव पारित किए अपने अधिवेशनों में और राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट, इस तरीके के बिंदु रखे और कोशिश की कि अब इस क्षेत्र में भी कार्य हो। और उसी का परिणाम रहा कि मैं आगे जाके आरटीआई जो ब्लॉक पास हुआ तो उसके बाद आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर काम किया। मुझे लगता है कि उत्तराखंड अवधारणा के प्रश्नों पर अभी लड़ा जाना बाकी है। अभी सरकार ने उसे ग्रीष्मकालीन राजधानी की है। हमने कहा कि हम तो 500 से ऊपर दिनों में बैठे रहे लगातार और उसका परिणाम रहा कि सरकार ने उसे घोषणा की। हमने कहा आधी लड़ाई जीती, आधी अभी बाकी है, पूर्णकालिक राजधानी बननी चाहिए गैरसैंण। सरकार कह रही है कि एक विधानमंडल भवन यहाँ पे है, एक यही देहरादून के रायपुर में और बना देते हैं, एक वहां बनाया हुआ है गैरसैंण में। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, है ना। आपको गवर्नेंस करनी है, छोटा सा स्टेट है, 13 जनपद है, उसकी गवर्नेंस के मॉडल को आपके लिए आप इतना बड़ा तामझाम बनाएंगे तो ये मुझे लगता है कि कहीं न कहीं घुन लगी हुई है राजनीति के मस्तिष्क पे। पैसे खाने का, लूट खसोट का इतनी ज्यादा तंत्रिका में घुसी हुई है कि
कि उसे नजर ही नहीं आ रहा कि कितना इजी है। हमने एक मैंने मैनिफेस्टो की बात की थी, उस मैनिफेस्टो में और उससे पहले यूकेडी के मैनिफेस्टो भी मैं और स्वर्गीय वेद नियाल जी बनाया करते थे, तो हम लोग डालते थे उसमें उत्तराखंड को चाहिए स्मॉल बट इफेक्टिव गवर्नेंस। आज हमारे प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, इजराइल जाते हैं और इजराइल की बड़ी बहुत सारी चीजें सीखते हैं। कई लोग हम उनसे टेक्नोलॉजी आयातित कर रहे हैं। इजराइल से हमारे को सीखना चाहिए। इजरायली आर्मी स्मॉल बट इफेक्टिव आर्मी के फिलॉसफी पे चलती है। तो हमने दिया था स्मॉल बट इफेक्टिव गवर्नेंस होनी चाहिए। हमारे को छोटी सरकार चाहिए, हमें इफेक्टिव सरकार चाहिए, हमें पारदर्शी सरकार चाहिए, सुशासित सरकार चाहिए। हमें राज्य मंत्रियों का रैला नहीं चाहिए। हमें हमारा पूरा पैसा जो है जनता के बीच में लगना चाहिए और हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, हम कर्जे में नहीं रहेंगे कभी। तो ये जो फिलॉसफी होनी चाहिए, गवर्नेंस की एक शानदार फिलॉसफी होनी चाहिए, ये लागू होनी चाहिए। तो ये इसकी ओर केंद्रित किया जाना बहुत आवश्यक है। तो आपका प्रश्न के मतलब अवधारणा के प्रश्न जब तक पूर्ण नहीं हुए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई पल आ रहा है मेरे जीवन में। आते हैं, मैं प्रत्येक दिन रहता हूँ, खुश रहता हूँ, आध्यात्मिक दृष्टि से लोगों को खुश रहने के लिए प्रेरित करता हूँ। हमें प्रेम और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। जितने भी आंदोलन के जितने सांगठनिक दौर हैं या जो अभियान है, उसमें मेरा अभिमंत्र साया संगठन जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान होता था, जिसके बैनर तले हम लड़े, वहां से एक मंत्र दिया हुआ था मेरा, राज्य सेवा राष्ट्र सेवा। राज्य की सेवा करना ही राष्ट्र की सेवा है। हम अगर अपने राज्य को अच्छा बना दें, राष्ट्र स्वतः अच्छा बन जाएगा। तो राज्य की सेवा करिए, राष्ट्र की भी सेवा हो जाती है। तो हम उसी अभिमंत्र के साथ काम करना मुझे अच्छा लगता है और तमाम संगठनों को मैं यही मंत्र देता हूँ, राज्य सेवा राष्ट्र सेवा, राज्य सेवा राष्ट्र सेवा। तो अभी उस मंत्र को सीपिंग कराना बहुत जरूरी है। मेरी ये रहती है कि मैं जाऊं, युवाओं के बीच में सक्रिय रहूं, बेरोजगारों के बीच में रहूं, महिला सरकारों के बीच में रहूं, अवधारणा के प्रश्नों में आध्यात्मिक लोगों के बीच में रहूं, विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के बीच में रहूं। मेरे को इससे कठिनाई भी होती है। कई लोग मुझे राइट विंग का समझते हैं, कोई लेफ्ट विंग का समझते हैं, कोई पहचान नहीं पाता कि ये आखिर है क्या। मैं ना वस्तुतः राइट विंग का हूं ना लेफ्ट विंग का हूं। मैं सीधी सी अप्रोच कहता हूं कि भाई राज्य के बारे में सोच लो, राष्ट्र के बारे में सोचो, अपने कौम के बारे में सोच लो, अच्छा काम करो, बेहतर काम करो, ईमानदारी से करो और इतना हमारे लिए काफी है। पता नहीं इसको कितना लोग समझ पाएंगे, कब समझ पाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अभी जितना जीवन काल मेरे पास है, मैं उसमें शायद ले जाके हुए कम से कम ऐसे योद्धाओं को जरूर पैदा करूंगा जो इस थ्योरी पे कार्य करेंगे। और मुझे लग रहा है मैं सफल हो रहा हूं, ऐसा महसूस होता है मुझे।